नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विवेक बहुत्रा और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके इस अपने चैनल जिसका नाम है टॉक्स विद विवेक बहुत्रा। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर एक बार आपके साथ एक नए पॉडकास्ट के साथ आ गए हैं और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक पेशे से एक वकील हैं और उनका एक लंबा करियर इस प्रोफेशन में हो गया है। ऑलमोस्ट 26 इयर्स का उनका एक लंबा लीगल करियर है और इस एडवोकेसी के साथ-साथ वो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट काउंसलर भी हैं और अपनी लाइफ में बहुत सारे क्षेत्रों में सोशल वर्क का भी काम करते हैं। तो सर, आपका हम स्वागत करते हैं आज आज के इस पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप सर? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? अ, बहुत बढ़िया सर। मुझे बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ मैं आपसे बात करने के लिए क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू किसी लॉयर के साथ है और जैसे कहावत है कि पुलिस वालों से, वकीलों से, डॉक्टर से मतलब बच के रहना चाहिए। तो मुझे आपके साथ बात करके बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि एक एडवोकेट के साथ हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि बिल्कुल। मैं खुद भी एक वकील हूँ, तो आपके साथ बात करने में मुझे और भी मज़ा आएगा। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आज आज इसके अपने शो पर। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा सर आपसे कि आपने जैसे बताया ही कि पिछले 25-26 साल से आप वकालत के क्षेत्र में हैं। जी, तो वकालत के क्षेत्र में इस लंबी जर्नी में, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी होती है 25-26 साल बिल्कुल। का एक करियर होना, तो इस करियर के दौरान में आपने कैसे शुरुआत की? किस-किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए और उन चैलेंजेस को कैसे डील किया आपने? किस तरह के अप्स एंड डाउन्स आए और कुछ भी ऐसी मेमोरी हो आपकी, जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें, तो प्लीज़ आप वो शेयर करें हमारे साथ। देखिए, मेरी वकालत को लगभग 26-27 साल हो गए हैं। जब मैं वकालत में आया था, तो उस समय पे बहुत सारी सुविधाएँ नहीं थी। ना आज की समय के हिसाब से मतलब स्टडी मटेरियल उपलब्ध होता था। उस समय पे जो था वकालत के प्रोफ़ेशन तो हमेशा से नोबल प्रोफ़ेशन रहा है, बिल्कुल। परंतु वकालत में जब हम आए थे, तो उस समय पे ये माना जाता था कि वकालत में वकीलों की कोई आमदनी नहीं है, कोई आय नहीं होती है और वकीलों को कोई लड़की भी नहीं देता था। ये आप समझ सकते हैं, ये एक समाज में प्रचलित था। बिल्कुल, बिल्कुल। उस ऐसा समय में डॉक्टर प्रोफ़ेशन और इंजीनियरिंग प्रोफ़ेशन को काफ़ी अच्छा माना जाता था। तो जब मैंने पहला कदम रखा तो पहले तो मेरे परिवार में भी इस पे सहमति नहीं थी कि मैं वकालत में आऊँ। वकील बन के क्या करोगे? परंतु करने का कुछ जज़्बा था। वकालत में आने पर ये महसूस किया कि होने को तो कुछ भी नहीं है, पाने को बहुत कुछ है और आज प्रभु की कृपा से पाया भी है और आज वकालत अच्छे से कर भी रहे हैं और एक समय ऐसा आया भी था जब 5, 6, 7 साल हुए थे वकालत को कि वकालत से मतलब छोड़ने की इच्छा हो गई थी अच्छा, एक और एक ऐसा फ़ेज़ आया था आपकी लाइफ़ में। एक फ़ेज़ आया था और कई बार कई वकील साथियों के साथ ये फ़ेज़ आता है। पर वहाँ पे एक ही सिर्फ़ ज़हन में बात चलती थी कि यही हमारा सफलता प्राप्त करने का, पहुँचने का आखिरी पड़ाव है। इस जगह पे यदि हम पीछे हटे, तो हम फ़ेल हो जाएँगे। तो बस वही एक जज़्बे की बदौलत हम आगे बढ़ते गए। बिल्कुल। चूँकि मैं भी जिस बार में जिस एसोसिएशन के आप मेंबर हैं, जिस जिस जिले में आप प्रैक्टिस करते हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट का मैं भी मेंबर हूँ, वहीं मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि कपिल मेहरा एडवोकेट एक बहुत बड़ा नाम है इस भोपाल क्षेत्र में। तो मैं जानना चाहूंगा सर कि जब आपने एडवोकेट प्रोफेशन में आप आए जी। तो किन के साथ आपने प्रैक्टिस की, कितने समय तक की और उस दौरान आपका क्या अनुभव रहा? आप लोग आश्चर्य करेंगे और मैं अभी भी सभी जूनियर से भी ये कहता हूँ, यदि आप वकालत में आए और आपको यदि कोई अच्छा सीनियर मिल गया, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी 50% वकालत सफल है। और मैं ये कहना चाहिए कि मैं लकी था कि मुझे जो मेरे सीनियर मिले थे, वो श्री अनिल भार्गव जी हैं बिल्कुल, और बहुत आज भी बहुत वकालत कर रहे हैं। लर्नेड एडवोकेट। जी, बिल्कुल और आज भी वो बहुत अच्छी वकालत कर रहे हैं और आप आश्चर्य करेंगे मैंने उनके साथ 14 साल वकालत करी जो एक है, बहुत बड़ा। जूनियरशिप जी, करी है। इट्स अ लॉन्ग पीरियड, एक बहुत बड़ा टाइम है, 14 साल। तो उनके साथ मैंने
एक तरह से मुंशीगिरी का भी काम किया है। और जब आप मुंशीगिरी का काम करते हो तो वकालत में आपको कहीं भी किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने में या वकालत की कोई भी कार्यवाही करने में कोई समस्या नहीं आती है। और आज भी मेरे पास यदि जो जूनियर्स आते हैं, मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि आप छोटे से छोटा काम करिए वकालत में। मतलब जो एक पहला पायदान होता है, कि जो एक प्रोसेस होती है, उन सबको करिए आप। तभी आप अच्छे वकील बनेंगे, तभी आप अच्छी वकालत सीखेंगे। तो सर जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं जी आप बिल्कुल। रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो किस टाइप के केसेस में आप डील करते हैं? मतलब किस किन केसेस में आपका मतलब कह सकते हैं कि मास्टरिज्म कह सकते हैं या कि स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं, तो वो आप थोड़ा हमको बताएँ। हाँ, हमारे पास जैसे चेक बाउंस के केसेस काफ़ी हैं, मैट्रिमोनियल केसेस हैं, और मैं कई इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थाओं का वकील भी हूँ। बैंक्स भी हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क भी देखते हैं। तो मतलब विविध प्रकार का काम है। अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं करते ओवरऑल। मैंने बताया ना आपको कि जब मैंने जिनके साथ वकालत करी है, तो उनके साथ वकालत करते-करते हम रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल में भी उपस्थित हुए हैं, भोपाल अदालत में तो उपस्थित हुए हैं, लेबर कोर्ट में उपस्थित हुए हैं, कंज्यूमर फोरम में उपस्थित हुए हैं, रेरा में उपस्थित हुए हैं, एनजीटी में उपस्थित हुए हैं। मतलब ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है या अदालत नहीं है, जो भी होते हैं, जैसे माध्यस्थम है, अधिकरण है, मतलब सभी जगह कोऑपरेटिव है, तो सभी जगह उपस्थित हुए हैं, तो सभी जगह का नॉलेज है। तो मतलब जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि मतलब आपने घाट-घाट का पानी पिया, ऐसा? यस बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं एक सामान्य भाषा में। अच्छा, तो सर जैसे आपने बताया कि आप एक आपने लंबे टाइम तक आपने जूनियरशिप की है, जी, तो जो एक मतलब एक बड़ी बात होती है। जनरली बिल्कुल, हम देखते हैं कि इतने लंबे टाइम तक लोग जूनियरशिप नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो क्योंकि ये आपके लिए एक बड़ी एक सीख रही है कि जूनियरशिप भी कर सकते हैं इतने लंबे समय तक। तो आपकी इस करियर में भी आपके साथ कई सारे जूनियर्स ने काम किया होगा, तो ये थोड़ा सा बताएंगे कितने जूनियर्स आपके पास रह चुके हैं और जो अपने करियर में आगे बढ़ गए हैं थोड़ा सा। अब मैं तो आज भी अपने आप को जूनियर मानता हूँ। बिल्कुल लॉ प्रोफेशन में तो हम सीखते रहते हैं, ऐसा मतलब जरूरी नहीं कि हम परफेक्ट कोई भी नहीं है। और जब हम खुद 14 साल तक किसी के जूनियर रहे हैं, तो अब बताइए आप, यदि 26 साल हो रहे हैं, तो 12 साल की वकालत में हमारे साथ ही कई लोग आए हैं, और कई लोग अच्छे से काम कर भी रहे हैं। मतलब बहुत स्मार्टली आपने इसका आंसर दे दिया। मुझे लगा नहीं था आप इस तरह से इसको डील करेंगे। कपिल सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका नाम न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ी इनिशिएटिव के लिए जाना जा रहा है। और जी, वो इनिशिएटिव है कि आपने हमारे देश में जब नए कानून लागू हुए तो उनको समझने के लिए आपने एक कंपेरेटिव चार्ट बनाकर अधिवक्ताओं के बीच में और जहां जहां जिन जिन क्षेत्रों में विभागों में इनकी आवश्यकता है वहां आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। जी। तो क्या है ये कंपेरेटिव चार्ट? थोड़ा सा मैं तो जानता हूं बट हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि बेसिकली ये क्या है और इसके बनाने का आपका जो मोटिव था वो क्या है और कितना टाइम लगा, ये सब थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दें आप हमको। जी, देखिए, विवेक जी, इसमें 1 जुलाई 2024 से हमारे भारत में 3 नए कानून लागू होने वाले थे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों कानून जो थे, हमारे पूरे पुराने कानून, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और अ, 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 इंडियन एविडेंस एक्ट, इनको परिवर्तित करके ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024। 24 से लागू होने बिल्कुल। वाले थे। इसमें जब ये लागू होने वाले थे, तो उसी के पहले से, तकरीबन 6 महीने पहले से, पुलिस विभाग, जुडिशियली और आपके एडीपीओ और भी जो भी ईओडब्ल्यू, जितनी भी संस्थाएं हैं, सब जगह उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, उनके ऑफिसर्स की, नए ओके। कानूनों को लेके, मतलब क्योंकि जो परिवर्तन होने जी वाले जी थे। जी। उनकी पीपीटी बनने लगी थी, उनकी कार्यशालाएं चल रही थी। पर मैंने ऐसा महसूस किया उस बीच में, क्योंकि सोशल मीडिया पे, गूगल पे काफी मटेरियल भी था, आप देखते होंगे, काफी अवेयरनेस भी चल रही थी कि भाई 1 जुलाई, एक आश्चर्य था, एक हुआ था कि 1 जुलाई 2024 के बाद क्या होगा कानूनों का। पर मैंने ये महसूस किया था कि अधिवक्ता समुदाय के लिए कोई कार्यशाला नहीं थी, कोई भी मतलब ऐसी गतिविधियां नहीं थी कि कोई मटेरियल उपलब्ध हो। तो उसको देखते हुए हमने, विचार आया ये अप्रैल मई के आसपास,
कि क्यों ना इस पे कुछ ऐसा किया जाए जो सहज और सरल तरीके से हमारे अधिवक्ता साथियों के समक्ष कोई एक ऐसा दस्तावेज पहुंचे फिजिकल रूप में कि जो उन्हें नए कानून जब लागू हों तो समझने में आसानी हो। तो हमने सबसे पहले आपका भारतीय न्याय संहिता का एक चार्ट बनाया था, कंपैरेटिव चार्ट, जिसमें पुरानी धाराओं के साथ-साथ नई धाराओं का भी समावेश था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो नई धाराएँ थी हमारी, जी, जो नए सेक्शंस थे, उनके साथ आपने पुराने को भी ऐड किया, जिससे जी, समझने में आसानी हो, ऐसा? समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला जो चार्ट हमने लॉन्च किया था, या जिसका विमोचन करवाया था, वो हमने करवाया था 6 जून 2024 को 6 जून 2024 को। 24 को जिला न्यायालय के सभागार में, जो जिला न्यायाधीश महोदय थे, माननीय अमिताभ मिश्रा जी, जिनका अब ट्रांसफर हो चुका है, उन्होंने अपने कर कमलों से इस चार्ट का विमोचन किया था। और 6 जून को करवाने इसलिए करवाया था क्योंकि 1 जुलाई से लागू होने वाले थे। जब तक 1 जुलाई आती तो हमारे अधिवक्ता साथियों तक हमने वो चार्ट पहुंचा दिए थे, तो एक तरह से हमने, ये माने प्रभु की कृपा थी कि हमने विधि जागरूकता अभियान के तौर पे इसको लॉन्च किया था। बिल्कुल। तो एक भारतीय न्याय संहिता पर जागरूकता आ गई थी कि अब जैसे धारा 420 है, भाई वो 318 हो गई है, किसी को नहीं मालूम था। पर हमारे चार्ट से ऐसे बहुत सी धाराएं, जो भी पूरा परिवर्तन हुआ है, वो सबके समक्ष प्रस्तुत कर दिया था हमने। नहीं, आपका चार्ट जो इतना हेल्पफुल था कि इवन मेरे ऑफिस में भी लगा हुआ है वो। अगर आप मेरे ऑफिस का कोई सोशल मीडिया फोटो देखेंगे तो जस्ट मेरे सीट के पीछे ही लगा हुआ है वो। विवेक जी, ये मेरा सौभाग्य है, मुझे खुशी होती है कि ये चार्ट हमारा इतना उपयोगी रहा है कि आज की डेट में जिला न्यायालय में जितनी भी जिला मतलब अदालतें हैं, हर अदालत की डाइस पे लगे हैं, जजेस के चैम्बर में लगे हैं, एडीपीओ है, और हर एडवोकेट्स की, यदि जहाँ आपकी सिटिंग व्यवस्था है वकीलों की, आप वहाँ देखेंगे तो मैक्सिमम जगह पे आपको ये चार्ट लगे दिखेंगे। किताब सबको खोलनी है, मैं आज भी ये कहता हूँ, मैं सबसे कहता हूँ, किताब सबको खोलनी है, परंतु ये बट जो एक वो चार्ट एक एक, वो शॉर्टकट है वो, जैसे समझने के लिए एक जैसे शॉर्टकट है हम, हाँ, उसका। जैसे हम पढ़ाई करते थे तो उस समय गूगल पे स्टडी मटेरियल नहीं होता था, एक कुंजी होती थी, तो ये एक तरह से कुंजी है। फिर इसके बाद जब हमने ये 6 जून को किया, तो दूसरा हमने 1 जुलाई 2024 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन दोनों के चार्ट का विमोचन हमने जिला अभिभाषक संघ के सभागार में हमारे काफी तादाद में उपस्थित अधिवक्ता साथियों के समक्ष किया, जिसका विमोचन मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन माननीय मनोहर ममतानी जी और माननीय जिला न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा जी के द्वारा किया गया था। तो ये तो रही कोर्ट प्रमाइसिस की बात, जहाँ जजेस के चैम्बर में जी, और एडवोकेट्स के बीच। तो इसके अलावा भी आपने क्या पुलिस थानों में या जी, बिल्कुल। अलग डिपार्टमेंट्स में भी आपने मैंने सर्कुलेट किया है क्या? मैंने जैसा आपको बताया कि हमने विधि जागरूकता अभियान इसको नाम दिया, और उसके तहत हमने भोपाल के सभी पुलिस थानों में और मध्य प्रदेश के पुलिस थानों में जहां-जहां तक हम पहुंचा सकते थे, वहां भी पहुंचाए हमने। जो आपकी अनुसंधान एजेंसी होती है, ईओडब्ल्यू है, आपका सीबीआई है, सीआईडी ऑफिस है, पीएचक्यू है, साइबर क्राइम है, मतलब ऐसा कोई विभाग हमने नहीं छोड़ा कि जहां हमारा चार्ट हमने ना पहुंचाया। और आज भी, आपको हम बताएं, आज भी हम निरंतर इस चार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन निशुल्क कर रहे हैं। अच्छा, ये निःशुल्क करते हैं आप? जी, बिल्कुल निशुल्क करते हैं, और आप ये प्रभु की कृपा है कि हमने इस पुनित कार्य के लिए किसी से 1 रुपए की कोई भी मदद नहीं ली। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप में। अच्छा, ये बताइए सर, अभी कितने तक अभी तक आपने इसको पब्लिश करवा के और कितने लोगों तक इसको पहुंचाया है? मतलब हार्ड कॉपी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, हार्ड कॉपी की तो इसको हमने तकरीबन 80,000 के आसपास इसके छपवा चुके हैं हम, और तकरीबन आज की डेट में 60-70 हजार तक हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ये अलग अलग ये अपने एक अपने बहुत स्तर बड़ा पर। नंबर है, 60-70 हजार मतलब व्यक्तियों तक ये आपका चार्ट पहुंच गया है। हमने सबसे पहली बार जब ये चार्ट छपवाए थे, आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमने 20,000 क्वांटिटी रखी थी और उस समय ये सोचा नहीं था आपने कि ये कि संख्या इतनी ये बढ़ इतनी जाएगी। संख्या इतनी बढ़ जाएगी और इतना इसको लोग अप्रिशिएट करेंगे। और आज भी लॉ स्टूडेंट हैं, जो सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे हैं,
एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे, वो आते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं और एक चेन चल रही है। एक बंदा 4 बंदों को बताता है, वो 4 बंदे फिर 4 बंदों को बताते हैं और वो मेरे से संपर्क करके ये चार्ट लेके जाता है। और हाँ, इसमें ये चार्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जैसे अपनी यूनिवर्सिटी में अटल बिहारी यूनिवर्सिटी है, आपका सेज यूनिवर्सिटी है, करियर कॉलेज है, और भी इसके अलावा जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेज, राजीव गांधी कॉलेज है, जो बहुत जी, नाम रखता है अपने नाम भोपाल में, भोपाल में एक अपनी पहचान तो है। वहां भी पहुंचा दिए हैं। और उसके साथ साथ हमारे भोपाल में जो बाहर के एडवोकेट हैं, दिल्ली के, बिहार के, चंडीगढ़ के और अहमदाबाद, गुजरात, कई एडवोकेट्स आए और उनको भी मैंने दिए हैं और तकरीबन कोई गिनती नहीं है कि उन्होंने जितना बोले वो हमने उतने उनको दिए। और वो ले जाके फिर अपने क्षेत्र में, और फिर मैसेज आता है मतलब कि आपको कपिल जी लोग आपका चार्ट बहुत काम आ रहा है मतलब हमारे। आपको लोग वहां से थैंक यू के ग्रीटिंग्स भेजते हैं आपको। बिल्कुल भेजते हैं, बिल्कुल। मतलब ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सब कि प्रभु आपका कृपा ऐसा। जो चार्ट है, जो आपका इनिशिएटिव है, वो इतनी दूर तक एक पहचान के तौर पे स्थापित हुआ। और मतलब जैसा आप बता रहे हैं कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी इस तरह इस अभियान को आगे बढ़ाने में। विवेक जी, मेरी एक सोच है शुरू से, जब मैं वकालत में आया था तब भी, आपकी सोच अच्छी रखिए और नियत साफ रखिए तो ईश्वर रास्ते खुद ब खुद खोलते हैं। बस आपको उन रास्तों पे आगे बढ़ना है। अब ये जैसे ये चार्ट है, ये एक बहुत टफ काम है। अगर इसको देखूं मैं तो इतनी सारी धाराओं को एक साथ एक चार्ट में पिरोना एक तरह से एक माला के अंदर मोतियों को पिरोने जैसा काम है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफी मेहनत लगी होगी। बिल्कुल। तो ये सारी तैयारी में आपने किस तरह से तैयारी की, कितना टाइम लगा, किन लोगों ने इसमें मदद की, उनको कुछ क्रेडिट देना चाहें आप तो बिल्कुल मैं आप देना बता चाहूँगा। सकते हैं थोड़ा सा कैसे आपने तैयारी की। बिल्कुल मैं देना चाहूँगा। इसमें हमें कम से कम ये चार्ट करने में 2 महीने लगे और मुझे एक थोड़ा-सा एक मेरा हुनर है कि मुझे खुद टाइपिंग आती है, अच्छा, टाइपिंग आप जानते हैं। मतलब जानता हूँ। तो मैं ये चार्ट का मैं बताऊँ आपको, ये चार्ट, ये नंबर्स, पूरा जो खाका है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है और फिर प्रिंटिंग पे गया हूँ। मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आप ही थे इसमें। बिल्कुल। और एक हमारे जो साथी हैं और भोपाल में अच्छा नाम है उनका, विवांशु जोशी जी हैं, बिल्कुल मैं जानता एडवोकेट हूं है वो। उनको, बिल्कुल। और वो वो काफी जब भोपाल में बिल्कुल। इंटेलिजेंट पर्सन जी। है। और ये सिर्फ जो दिमागी उपज थी, ये हम दो प्राणियों की थी। आप दो विद्वान लोगों का मिलना हुआ और ये चार्ट बन गया। सब प्रभु की लीला है। समय के साथ सब एक दूसरे को जोड़ते जाते हैं और रास्ते खुलते जाते हैं। अब ये तो बात रही चार्ट की, नए कानूनों की। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे देश में नागरिक हैं, लोग हैं जो इतना जानते थे कि हमारे देश में ऑलरेडी कानून है जी, और हमारे देश में ऑलरेडी कानून काम कर रहा था। हमारे देश में आईपीसी, जी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट जी, ऑलरेडी थी, जी, जो हमारे देश की कानून व्यवस्था चल रही थी, सारे ऑफेंसेस कवर हो रहे थे उसमें। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है ये कि जब देश में ऑलरेडी कानून है तो क्यों हमारे देश की संसद को हमारे कानून विधिताओं को यह आवश्यकता महसूस हुई कि नए कानून आना चाहिए, इनमें परिवर्तन होना चाहिए। तो इसके पीछे बेसिकली क्या वजह रही, क्या सोच रही उनकी? क्या उनको ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि जो नए कानून हमारे देश में लागू हुए? विवेक जी, इसमें क्या है कि जो कानून थे हमारे, वो थे 100 साल पुराने, ब्रिटिश शासनकाल के। बिल्कुल, हाँ, ये है ना सच है। जी? और जब आप इन तीनों कानूनों के नाम को देखेंगे, मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम को छोड़ दें तो 2 के भी देखेंगे, तो भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता, तो ये दोनों चीजें मतलब दोनों कानूनों के नाम में ही परिलक्षित था कि ब्रिटिश काल में दंड को महत्व दिया गया। बिल्कुल, जिस तरह से मतलब हम इतिहास पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तो था नहीं, लेकिन जो हम पुरानी फ़िल्मों में देखते हैं, तो ब्रिटिश का जो रूल था, वो कहीं न कहीं शासन उनका क्रूअल था। है ना? मतलब अत्याचार के जी, हिसाब से मतलब उनका कहते हैं ना कि डंडे की नोक पर उन अपने जी। कानून को लागू करते थे। अब जैसे आप भी एडवोकेट हो, मैं भी एडवोकेट हूँ, तो जब हम देखते थे कि भारतीय दंड संहिता में कई धाराएं और कई ऐसे थे कि जो 40% तो कहीं लागू नहीं होते थे जी, आज के वर्तमान काल परिस्थिति पे। अब जब ये 100 साल पहले ये कानून बने थे, तो उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि साइबर अपराध होंगे, हाँ, मतलब अपराधों के प्रकार भी बढ़ गए और अपराध अपराध के बड़े मॉडिफाइड हो गए। अपराध की प्रकृति बदली।
अपराध करने के तरीके बदले। तो भाई जब अपराधी एडवांस हो रहे हैं, तो तो कानून को क्या भी कहीं न कानून कहीं एडवांस होना पड़ेगा। 100 साल पुराने चलेंगे? बिल्कुल, समय के जो जो तो कहते हैं। वर्तमान काल परिस्थिति के हिसाब से कानूनों में बदलाव होना जरूरी था। और मैंने ये चार्ट भी बनाया, तो मैं समझता हूँ कि ये जो, देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। जब कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रत्यक्ष एकदम से तुरंत परिणाम नहीं आता है। अभी ये कानून बदले हुए 6 महीने हुए लगभग। समय के साथ आने वाला आने वाले 5 साल में आपको इन कानूनों के पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब न्याय प्रक्रिया में सुलभता आएगी, अपराधियों में एक भय होगा। जो बहुत ज़रूरी है किसी भी देश को स्थापित करने के लिए नाम चेंज किया है, बिल्कुल, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय नागरिक, एक तो भारतीयता को महत्व दिया है, बिल्कुल। और भारत के नागरिकों को न्याय मिले सुलभ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, इसको महत्व दिया गया। तो इसमें काफी प्रोविजन ऐसे किए मतलब आप हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि हम दंड से न्याय और सुरक्षा की ओर आएँ। तो बिल्कुल। ये एक हमारे लिए ये पॉज़िटिव और भारतीय संस्कृति और जो भारत को विकसित बनाए उस और ये एक बड़ा कदम है। ये बिल्कुल। आपका बेसिकली कहना है। बे, बेशक। तो कपिल सर, मैं जैसे ये अभी आपने ये बात बताई कि कानून हुआ, चेंजेस हुए, तो स्पेसिफिक कुछ ऐसा बदलाव आप जो बताना चाहें कि स्पेसिफिक क्या चेंजेस ऐसे हैं जो कुछ चीज़ें ऐड की गई है या इसमें कुछ नए चीज़ों को कुछ हटाया गया है? कुछ ऐसा इसमें ऐसा क्या जो आपने स्टडी करके देखा जी, कि ये जो आपने ऐसा कुछ पाया है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो ये बताएं कि भारतीय दंड संहिता में जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते थे, उसमें दंड के प्रावधान बहुत कम थे। भारतीय न्याय संहिता में दंड के प्रावधान भी बढ़ाए हैं। अब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं अपन, जैसे किसी महिला को प्रलोभन दिया नौकरी का, ये तो बहुत कॉमन न्यूज़ है। कॉमन है ना? मतलब बोलना नहीं चाहिए ऐसा बट ये आए दिन इस तरह का पढ़ने को मिलता है हमको। है ना? ये हुआ। फिर शादी का झांसा दिया। बिल्कुल, ये भी एक मतलब है ये ना? अपराध भी बहुत कॉमन इन होता है। अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में दंड के प्रावधान उतने ज्यादा स्पष्ट नहीं थे। स्पष्ट नहीं थे। परंतु इन अपराधों के लिए भी भारतीय न्याय संहिता में अलग से एक खंड का मतलब प्रोविजन इनको किया है, धारा को एक अलग स्पष्ट कर दिया गया है। और महिलाओं के विरुद्ध जितने अपराध हैं उन्हें अध्याय 5 में समाहित कर दिया गया है। मतलब एक साथ कर दिया तो अब आपको इजीली सर्च कर सकते हैं, इजीली उनका यूज़ और हो जाए। कानून की भाषा जो है वो इतनी सामान्य रखी है कि भारत का कोई भी नागरिक जो पढ़ना यदि जानता है वो पढ़ना हाँ, जानता है, तो वो वो समझ सकता पढ़ेगा है। तो सहज और सरल तरीके से समझ सकता है। ये है। अब आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, मोबाइल छीन लिया, चेन स्नैचिंग कर ली, इस तरीके के जो अपराध होते हैं, इनको पुलिस पहले क्या करती थी, सिर्फ लूट में कायमी कर देती थी। परंतु अब इन अपराधों के लिए भी एक अलग धारा का प्रोविजन कर दिया गया और एक अलग दंड भी इसमें निर्धारित कर दिया गया। तो इस तरीके के भारतीय न्याय संहिता, मतलब भारत के नागरिकों के प्रति जो अपराध होते हैं उनको स्पष्ट रूप से अलग अलग विभाजित कर काफी परिवर्तन किए। सिर्फ नंबर नहीं बदले। कई लोगों को मैं सुनता हूँ कुछ नहीं करा है, नंबर बदल दिए हैं। भाई, नंबर नहीं बदले हैं, आप एक बार देखिए उसको। नंबर के साथ साथ बारीकी से देखेंगे तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है। मतलब अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमको वाक़ई उसमें वो पॉज़िटिव चेंजेस दिखेंगे और जो जितनी बार हम पढ़ते हैं उतनी बार नई चीज हमें मिलती है। इसीलिए मैंने कहा कि हम तो आज भी अपने आप को जूनियर मानते हैं। और बिल्कुल सीखने सिखाने का दौर तो कभी खत्म नहीं होता है। और ये चार्ट बनाना और ये चीज का एक जो बेसिक आइडिया ये भी था कि मेरी वकालत 25 साल की हो चुकी थी। तो क्या होता है, जब 25-26 साल की वकालत होती है तो वकील साहब भी एक ढर्रे पे चलने लगते हैं। आप समझ सकते हैं, मतलब जो काम मतलब चल रहा जो है, चल रहा है एक चलने दो। नया प्रयोग नहीं करना चाहते। तो इसमें हमारा एक नया प्रयोग करने का भी ये था कि भाई, हम 25-26 साल की वकालत हो गई है, तो क्यों ना एक छात्र की तरह फिर से नया पढ़ें और फिर से नया सीखें और फिर एक नई ऊर्जा के साथ मैदान में कूदें।
तो ये जो आपकी जो पॉजिटिव थिंक है और ये जो आपके इनोवेटिव और कुछ नया करने की जो विचार रहते हैं, उसी वजह से आप इतने रिफ्रेश और इतने एनर्जेटिक दिखते हैं हमेशा, जो आपके आसपास एक्टिविटीज जो आप करते रहते हैं। तो जी, इसी सोच का नतीजा आई थिंक वो जो आप जी, इतनी बिल्कुल, चीजें सोचते हैं। बेशक। ये जैसे आपने इतनी सारी जो अभी तक की जर्नी में आपने चार्ट डिस्ट्रीब्यूट किया, आप बता रहे हैं 80,000 के आसपास चार्ट छप चुके हैं और लगभग 60,000 लोगों तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो आप करते थे, ये कोई प्लेटफॉर्म था, कोई एनजीओ था, या कैसे आप करते थे, जी, या आप इंडिविजुअली इसको लोगों तक पहुंचाते थे? नहीं, ये एक हमारा पिछले 10 साल पुराना ऊषा लीगल एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, जिसको हमने एक नया नाम मतलब शॉर्ट में नाम दिया ऊषा लीगल। उषा लीगल जी। इसी बैनर के तले हमने ये चार्ट भी बनाया और इसी बैनर के तले हम ये चार्ट भी वितरित कर रहे हैं और पिछले लगभग 10 सालों से विधि क्षेत्र में ये निशुल्क विधिक सहायता देने का भी संस्था हमारी काम कर रही है। हम किसी भी तरीके की इस संस्था में अभी ग्रांट नहीं लेते हैं। सिर्फ एक ये हम समाज को कुछ दे रहे हैं और इसमें एक चीज ये है कि देखिए कमाते तो सब है। बिल्कुल। विधि व्यवसाय में हम कमाते समय सब चीजें, पर जिस प्रोफेशन में हम कुछ कमा रहे हैं उस प्रोफेशन को हम भविष्य के लिए कुछ दे के जाएं, ये हमारी सही बात है, सोच थी। गिव एंड टेक अगर हम सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा इसलिए हमें अचीव कर ये, पाएंगे। जी, मैंने कहा ना, जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो अपने आप पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ते जाते हो। फिर नेगेटिव आते हैं विचार, पर वो नेगेटिव विचार भी उन पॉजिटिव विचारों की वजह से गायब हो जाते हैं। तो इस दौरान आपने जो अवेयरनेस का काम करते हैं आप, जी, क्या सोशल मीडिया का भी आप यूज करते हैं इसमें, कि लोगों को तक आप अपनी जो अवेयरनेस की जर्नी है इसको जी, आगे तक बिल्कुल। पहुंचाएं? सोशल मीडिया पे भी हमारी वेबसाइट भी बनाई है अभी हमने, उसको भी हम लॉन्च करेंगे और बाकी अभी हमारे भोपाल के अधिवक्ता समुदाय में हमने एक ये तीनों नए कानून के साथ चार्ट के साथ-साथ हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसका नाम हमने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही रखा है। और जिसमें विवेक जी आप भी हो, मैं बिल्कुल आप मेंबर भी हूँ मेरे उसमें और मैं देखता से रहता हूँ उसमें, बहुत यूजफुल साइटेशंस आती हैं और उसमें कई हमारी क्वेरी होती है हम लोगों को, हम जैसे यंगस्टर्स को, तो हम लोग वहाँ विद्वान हमारे जो अधिवक्ता हैं उनसे हम एडवाइस लेते रहते हैं, जो और आपका ग्रुप है उसमें। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भोपाल वकील समुदाय में ये ग्रुप सिर्फ कानून की बात करता है, कानून पे बात करता है और कानून के लिए बात करता है। नहीं, आप इतने स्ट्रिक्ट है कि आप कोई अननेसेसरी मैसेज का आप डिलीट कर देते हैं, ये मैं मैं देखता रहता हूँ। बिल्कुल करता मतलब हूँ। इतने सख्त हैं आप कि हो सकता है कि कई लोग नाराज हो जाएं आपसे इस बात से। भाई नाराज हुई है, मुझे आपकी नाराजगी से मतलब नहीं है। जो मतलब मैं आप उद्देश्य लेके चल रहा हूँ कि मुझे कानून की बात करनी है, कानून के लिए बात करनी है और कानून पर बात करनी है, आप वो बात करिए, आप उस पर चैटिंग करिए। भाई मैं तो कहता हूं कि आप गुड मॉर्निंग, शुभकामनाएं, गुड नाइट, शेरो शायरी, पार्टी पॉलिटिक्स सबको बंद करिए। भाई आप अपनी ये एनर्जी को सकारात्मक रूप में अपने व्यवसाय में लाइए। उसमें लाएंगे आप तो आप कहां पहुंचेंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। सही बात है, जब हम पॉजिटिवली कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग कुछ अच्छा ही पाते हैं। अगर हम लोग गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका नुकसान होना ही है। तो ये तो रही अब कानून की बात। जी बिल्कुल। अब मैं आपसे दूसरी बात पूछूंगा, जी, क्योंकि मैं जानता हूं हमारे दर्शकों को भी, जैसे मैंने बताया कि कपिल सर एक अच्छा एडवोकेट, एक सोशल वर्कर के साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट काउंसलर भी हैं। सही ना सर? जी बिल्कुल। तो उस फील्ड में भी थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम देखते हैं आजकल न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, हमारे आसपास, कि जो आज हमारी जनरेशन है, मतलब मैं भी एक उस जनरेशन का पार्ट हूँ, और मुझे लगता है जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ उससे हम इर्द गिर्द हम लोग सब घूमते हैं, कि हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है और सामाजिक प्राणी हैं, हम लोग किसी भी फील्ड में हो। तो जब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे काम को लेके, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, तो काम हुआ, हमारी फैमिली हुई, हमारी सोसाइटी, फाइनेंशियल स्टेटस, तो ये सारी चीजों के इर्द गिर्द हम लोग इतने ज्यादा उलझ चुके हैं, इतना ज्यादा हम लोग इन चीजों से के बीच घिर चुके हैं कि हम चाह के भी स्ट्रेस से बच नहीं पाते हैं। और इस स्ट्रेस की वजह से आप देखेंगे कि हमारे यंगस्टर्स, मोस्टली वो लोग जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं,
जो लोग अपने करियर किसी फील्ड में बनाना चाहते हैं, या बिजनेस को लेके हो, तो वो सारी चीजों को लेकर बहुत सारे मतलब बर्डन की वजह से हमारे मोस्टली जो यूएस लोग हैं, वो आप देखेंगे कि हार कर सुसाइड करना पसंद करते हैं, या अगर सुसाइड करने की हिम्मत नहीं है तो डेफिनेटली वो लोग नशे की ओर तो जाते ही जाते हैं। आप बेशक, देखेंगे, आप आसपास मैं देखिए, आप सहमत हूँ आपकी इतनी बातों कम से। उम्र के लोग भी स्मोकिंग करना या ड्रिंक करना, आप या डेली न्यूज़पेपर भी तो उठाएँगे तो कम से कम 2 मैं खबरें ऐसी आती हैं। बेसिकली मेरा सवाल ये है कि जब आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम हमारे लोगों के लिए हम ऐसा क्या दे सकते हैं, या क्योंकि सब लोग आपसे नहीं मिल पाते, जी, आप बिल्कुल। अपना काम भी बहुत सारा आपके पास है और दूसरी चीजें भी हैं, और बहुत लोग आप तक नहीं पहुंच पाते, तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से वो मैसेज लोगों तक जाए कि स्ट्रेस को कैसे डील करें हम लोग, क्योंकि स्ट्रेस तो है, इवन हम लोग नहीं बच पा रहे हैं उससे, तो वो जानना चाहूंगा मैं कि क्या हम ऐसा करें कि स्ट्रेस के साथ हम डील कर पाए। विवेक जी, तनाव सबको आता है, आपको भी रह सकता है, मुझे बिल्कुल, भी रह सकता है, बिल्कुल मैं रह भी सकता है। तनाव में रहता हूँ, बिल्कुल। है ना? और तनाव के प्रकार अलग-अलग हो सकते हैं। पर जो मैंने ये कोर्स भी किया, अच्छा, आपने इस पे मैंने कुछ हाँ, डिप्लोमा मैंने या कुछ ऐसा? जी, मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया है जी। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से। और को आश्चर्य होगा कि जब कोविड के समय पे इतनी समस्याएँ थी, मैंने उस अवधि में ये कोर्स किया। अच्छा, मतलब आपने उस दौरान मैंने उस टाइम का यूटिलाइज़ कर लिया, यूटिलाइज कर लिया आपने। क्योंकि भई अदालत भी बंद थी, वकालत भी नहीं चल रही थी, तो तो कुछ आपने कुछ तो करना है। तो आपने अपनी वर्दी पे एक सितारा और लगा जी, ये कह लिया। सकते हैं आप। तो उस कोर्स को करने के बाद हमें जो पढ़ा, हमने समझा, तो उसमें सबसे देखिए तनाव होता कहाँ है? जो मुझे बेसिक समझ में आया, तनाव वहाँ होता है कि जब हमें अपने समय का प्रबंधन नहीं करते। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम समय का सही इस्तेमाल नहीं देखिए, करते, ये एक रूप हो सकता है। हाँ, बताइए आप। मतलब जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि कई बार हम ये सुनते हैं, देखते हैं कि जैसे लोग समय का सदुपयोग नहीं करते हैं या समय को गलत जगह पे लगाते हैं, तो वो भी स्ट्रेस का कारण बनता है। बेशक बनता है। मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। आपको मान लीजिए 10 बजे कहीं पे पहुँचना है, ठीक? जब आपको मालूम है कि मुझे 10 बजे इस जगह पे पहुँचना है, तो आपके जो सुबह के नित्य कर्म होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, घर की ज़िम्मेदारी जो होती है, तो आपको कम से कम 1 घंटे का मार्जिन लेके 10 बजे के पहले वो करनी चाहिए। और कम से कम 1 घंटा पहले आप निकलिए कि मैं पौने 10 बजे उस जगह पे पहुँच जाऊँ। यदि आप ऐसा करेंगे, तो आपको तनाव नहीं होगा। मतलब मार्जिन लेके चलेंगे और समय पे पहुँचेंगे। और अब उसी बात को आप दूसरे रूप में लें कि मुझे घर से निकलना है, 10 बजे पहुँचना है, 10 किलोमीटर दूर जाना है, मैं पौने 10 बजे घर पे निकल रहा हूँ, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और रास्ते में ट्रैफिक है, उसमें मैं 2-4 प्रवचन भी दे रहा हूँ और उसके बाद लोगों से करते अब जिस उद्देश्य के लिए मैं 10 बजे जहाँ जा रहा था, उस 15 मिनट के अंतराल में मेरा वो उद्देश्य तो एक तरह से दिमाग से काफूर हो गया। मतलब वो उसका वो महत्व नहीं रहा, सेकेंडरी हो गया, हम दूसरी चीजों में ज्यादा तनाव लग हुआ। गए। बिल्कुल हुआ। मैं आपको सर थोड़ा सा ब्रेक करूंगा। मैं जब भोपाल की सड़कों पे निकलता हूँ, तो हमारा जो न्यू भोपाल है वो तो खैर थोड़ा सिस्टमैटिक है, बट मैं बिल्कुल। पुराने शहर में रहता हूँ, तो थोड़ा सा वहां से जब मैं निकलता हूँ कोर्ट आने के लिए या मैं कहीं भी जाता हूँ, तो मैं सच में मुझे बहुत स्ट्रेस होता है, एक तो हो गया क्योंकि समय। ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से अगर आप सच में देखें तो अगर आप फंसते हैं या कुछ हो जाए तो एक स्ट्रेस तो होता है। देखिए, ये हो गया समय का प्रबंधन। फिर है हमारा दूसरा खान पान। आज की डेट में हेल्दी डाइट कोई नहीं ले रहा, है ना? और तीसरी चीज, व्यायाम कोई नहीं करता, मेडिटेशन नहीं करता कोई। भाई जब आपको जिन चीजों से एक सुकून मिले, आराम, अपने शौक, भाई गाने सुनना, पब्लिक में जुड़िए, मतलब सोशल हो, मेल लोगों से जोल बातचीत करें। मेल जोल करें। आज सोशल के व्यक्ति आज सोशल मानता किसको है? सोशल 10 लोगों से फेस टू फेस मिलना नहीं मानता। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे 100 लोगों से मिलके अपने आप को सोशल मान लेता है। बिल्कुल और सच फिर बात है। किसी ने कोई कार ली, उसको देखा, अरे यार इसकी तो बड़ी है, 20 लाख की है, मेरी तो 10 साल कंपटीशन। पुरानी है। कंपटीशन, वहां तनाव गई। अरे भैया, उसकी कैपेसिटी थी, पेइंग कैपेसिटी थी, उसने खरीद ली। आपकी पेइंग कैपेसिटी होगी, आप तब खरीदेंगे। तो सोशल से मतलब मैं कह रहा हूँ, इस सोशल में मत रहिए, आप लोगों से मिलिए,
सुबह की ताज़ी हवा लीजिए, घूमिए, फिरिए। भोपाल इतनी सुंदर जगह है कि आप सुबह सिर्फ 1 घंटा अपने भोपाल को तो दे दीजिए। मैं चैलेंज देता हूँ। मतलब प्रकृति से ओत-प्रोत कह सकते हैं, बिल्कुल। भरा हुआ झीलें हैं, हमारी हरियाली है, इतने प्यारे-प्यारे रोड हैं, मतलब इतना कुछ है कि अगर हम सुबह 1-2 घंटे अगर ऐसी जगहों को दे दें तो शायद आप मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं ना, यदि सुबह आप अपने आप को 1 घंटा दे देते हैं, तो ये मान लीजिए कि जैसे मोबाइल चार्ज होता है आपका 100%, वैसे आपकी बॉडी चार्ज हो जाएगी 101%। और फिर देखिए आपको रात को क्या, जब 10 बजे आप, जो भी टाइम हो आपका, 9-10 बजे आप जब बिस्तर में पहुंचेंगे, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आपको 10 से 15 मिनट नहीं लगेंगे गहरी नींद में जाने। आप अपने शरीर को थकाइए तो। ईश्वर ने शरीर दिया काहे के लिए दिया? इससे मेहनत करिए, काम लीजिए। दिमागी है, फिजिकल है, अपने आप को फिट रखिए। मेरा तो यही उद्देश्य था और मैं तो उसी को कर रहा हूँ। आज मैं 50 साल का हो चुका हूँ। अच्छा या कह लिए आप वैसे लगते 40-45 के आसपास के, ये मतलब मेरी 5-10 साल आप ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप ऐसा बोल रहे हैं। अ, पर वजन नहीं बढ़ेगा मेरा, क्योंकि मेरा वजन सदाबहार है, ऐसा ही रहता है। सदाबहार है, मतलब आप थोड़ा-सा मैं ऐसा ही रहता हूँ। आपकी जी बॉडी बिल्कुल। नेचर ऐसा ही है। जी तो जैसे आपने बताया तो इससे ये समझ में आता है कि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, फिटनेस फ्रीक हैं आप। बिल्कुल। तो फिटनेस को लेकर आप कुछ कोई एक्टिविटी ऐसी कुछ जी बिल्कुल। आपकी अब लाइफ हाँ, में है? आप जैसे तनाव वाली बात भी कर रहे थे, तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मुझे भी तनाव होता है, तो मतलब आपको भी तनाव होता है, मतलब आप होता है खुद ना। एक स्ट्रेस मैनेजमेंट काउंसलर हैं। हाँ, होता है। भाई वो तो एक मानवीय है। तनाव, तनाव होगा नहीं ये नहीं है। तनाव प्रबंधन, तनाव का प्रबंधन करना। मतलब कैसे डील तनाव करें उनके साथ? सबका बेसिकली होता उनको है, सर हाँ। कैसे डील करें हम? यदि आप नेगेटिव में लेंगे तो आपको डबल तनाव होगा, और यदि आप पॉजिटिव उसको डील करेंगे तो आपको बिल्कुल तनाव का प्रबंधन ऐसा होगा, अरे यार कुछ भी नहीं हो जाएगा, आई मतलब ना उसको हम प्रॉब्लम। लोग लाइटली इजीली लीजिए, लें कि भाई इजीली। बहुत बड़ी बात नहीं है भाई ऐसा। जैसे आपने नए जो सुसाइड करते हैं या जो चीजें करते हैं, भाई आप उस समय पे जब आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप पॉजिटिव मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए। आजकल तो मोबाइल में मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं काफी, उनको देखिए। आप 15 मिनट भी देखेंगे ना, तो आपकी मानसिकता चेंज हो जाएगी। होता क्या है, आज जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम मोबाइल जब देखना शुरू करते हैं, तो हम जो देखना चाह रहे होते हैं, बस हम वही देखना चाहते हैं। यदि हमारे नेगेटिव है तो हम, फिर आजकल कोटेशंस बहुत चल रहे हैं भाई। आप कोटेशन पढ़ के किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं। आजकल स्टेटस डालने का बहुत प्रचलन है, मैं भी डालता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे डालता बिल्कुल, हूँ। आप तो ऐसे स्टेटस का आपका बेसिकली मोटिव ये रहता है कि लोगों तक पॉजिटिव एनर्जी जाए। मतलब बिल्कुल। आप पॉजिटिव थॉट्स डालते हैं कि कैसे हम खुश रह सकते हैं, वो देखता रहता हूँ मैं आपका स्टेटस। बिल्कुल। तो इसलिए है कि जब ऐसे कुछ विचार आए या आप तनाव में जाएं, तो उसको, तनाव को लाइटली लीजिए। भाई देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। क्यों आए? क्यों? क्योंकि हमने कुछ ऐसा करा था। चादर छोटी, वो कहते हैं ना वो। जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ, ऐसा? भाई फाइनेंशियल, इसको भी, ये भी समझ सकते हैं, इसलिए भी आ सकते हैं। और कुछ, ये नहीं कहता, परिस्थिति जन्य भी होते हैं। हम तो बहुत अच्छे हैं, पर दूसरा ऐसा है कि हमें टॉर्चर करना चाहता है अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, तो भी हमें तनाव होता है। तो उस समय पे भाई करा ना, उसका था, बोल के ठीक है, चला मतलब गया। लेट गो कर दें, हम जाने दें। बस आगे बढ़ो, तो आपको कभी तनाव नहीं होगा। तो और मुझे तनाव होता है तो मैं तो चलाता हूँ साइकिलिंग, और अपनी पूरी एनर्जी को, मैं भोपाल बाइसिकल राइडर ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, जो भोपाल में आज एक बहुत अच्छा नाम है। उसमें कम से कम 500 राइडर्स हैं। और मैंने एक एडवोकेट्स ऑफ भोपाल साइकिलिंग ग्रुप भी बनाया है, जिसमें भी हमारे कई अधिवक्ता साथी जुड़े हुए हैं और निरंतर जुड़ रहे हैं। और मैं सबसे ये कहता हूँ कि फिजिकल फिट रहिए। सुबह सुबह 1 घंटा अपने आप को दीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपका पाचन भी बढ़िया रहेगा, नींद भी बढ़िया आएगी। हाँ, और ज्यादा ही तनाव होता है तो फिर सो जाओ, नींद ले लो अच्छी, सुबह आपका तनाव काबू। बिल्कुल, आप मतलब आपकी ये बातें सुन के मुझे भी एक मोटिवेशन मिला कि मैं भी आपका साइक्लिंग ग्रुप जॉइन करूँ, क्योंकि साइक्लिंग जो मैंने सुना है कि साइक्लिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज़ फॉर बॉडी। आपको बताऊं, डॉक्टर्स भी एडवाइस देते हैं अपने पेशेंट्स को कि आप साइकिलिंग करिए।
वो आपको वेट लिफ्टिंग के लिए नहीं बोलेंगे, वो आपको स्विमिंग के लिए नहीं बोलेंगे। अभी हमारा सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया था, तो वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने ये चीज़ बोली कि हम हमारे पेशेंट को कहते हैं, और फिर उन्होंने बोला कि हम हमारे पेशेंट्स को बोलेंगे कि इस ग्रुप से जुड़ो आप। और अ, ग्रुप देखिए, ग्रुप में साइकिलिंग करने से एक फायदा होता है, एक तो आप सुबह सुबह नए नए लोगों से मिलते नए हो, लोगों से मिलते है हैं, ना? ठीक है। हर राइड पे कोई ना कोई नया बंदा आता है, उससे आपका इंटरेक्शन होता है। फिर आप प्रकृति के नेचर में आते हैं, फिर थोड़ा सा हंसी मजाक भी होता है। हाँ, अब तो इतने एक सारे लोग मिलते हैं तो कुल भाई मिला के खुशनुमा सा माहौल रहता है, एक बड़ा फ्रेंडली सा माहौल रहता है। भाई आप यदि अदालत आए 11 बजे, तो आप 5-6 बजे तक तो भूल जाओ, कोर्ट केस के अलावा आपके दिमाग में कुछ कुछ चल नहीं और रहा। बिल्कुल फिर जो वकील साहब रात में ऑफिस में बैठते हैं, कई लोग वहां भी बैठते हैं, क्लाइंट्स फाइल, कल के केस की तैयारी, आर्ग्यूमेंट्स और क्रॉस एग्जामिनेशन, इसी की तैयारी चलती रहती है तो हम भाई लोग। हम हमारे शरीर को भी तो दें, हमारे माइंड को भी तो दें, फ्रेश है। तो इसलिए बेसिकली आपका मैसेज ये है, मतलब हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शकों के लिए, कि आप अपने शरीर को, अपनी बॉडी को, अपने हेल्थ को भी टाइम दें। अगर फिट रहना है, आपको करियर में आगे बढ़ना है, क्योंकि मानसिक और शारीरिक क्योंकि दोनों तरीके से। मेंटल एंड फिजिकली फिट जी होना बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल। ये मैसेज है सर का। और ये अभी तक का कॉन्वर्सेशन में लॉ पे तो हमने बात की है, बट अभी जो फिजिकली और मेंटली बात की है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए। आज के क्योंकि समय में सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम है, मतलब एक चैलेंज भी है और एक प्रॉब्लम है कि लोग इसके साथ नहीं डील कर पा रहे हैं। करियर और इन सब चीजों के साथ तो कर लेते हैं, लेकिन जब ये मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है तो वो वाला बैलेंस बिगड़ जाता है। क्योंकि हम उसको प्रायोरिटी नहीं देते, उसको सेकेंडरी रखते हैं। मैं तो हमारे काम को देते हैं। वही कहा ना कि भाई पैसा तो कमाना है ना, पर पैसे के पीछे भागना नहीं है। तो इन द एंड मैं इस कॉन्वर्सेशन को एंड की ओर ले जाऊंगा। जी और एंड में मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, कपिल सर, कि आज की जो कॉन्वर्सेशन रही बहुत फ्रूटफुल रही, बहुत यूजफुल रही, बहुत उपयोगी रही, और बहुत काम की हमारे दर्शकों के लिए रही। क्योंकि यहाँ कानून की बात भी की हमने, हमने मेंटल फिजिकल हेल्थ की भी बात की, बिल्कुल। और अभी तक आपने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो भी लोगों तक गए। जी क्योंकि जो लोग आपको जानते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपके अभी तक के काम को सराहेंगे, और आई होप कि वो लोग भी आपकी इस मुहिम में और जहां भी हो सकेगा आपकी हेल्प करेंगे, और आपके साथ आगे बढ़ने की और आपकी हेल्प लेके अपने अपनी फील्ड में, चाहे वो लॉ स्टूडेंट्स हो, जुडिशरी में जो हमारे करियर बनाना चाहते हैं वो लोग हो, बिल्कुल। या जो एडीपीओ की तैयारी कर रहे हो, मतलब अलग अलग फील्ड में जो है। मैं इस माध्यम से एक मैसेज ये देना चाहूंगा कि जो मैंने जैसा बताया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, आप मेरा नंबर बता मैं सकते हैं बिल्कुल लोगों को कि वो उस नंबर मैं पे मैसेज डिस्क्रिप्शन करें। में सर का मोबाइल नंबर, जो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, उस पर आप पर्सनली मैसेज करके अपना नाम और एड्रेस, और एड्रेस मतलब एडवोकेट है तो आप वो लिखकर और थोड़ा सा ऐड करने के लिए एक वो मैसेज डाल दें। एडवोकेट्स के लिए है हाँ, सिर्फ। क्योंकि बेसिकली वो एडवोकेट्स के लिए है, तो ये मैं आपको बता दूं। तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा सर का नाम के साथ, तो वो आप ऐड करके हम सर को मैसेज कर दें, सर उसको ऐड कर लेंगे, तो आपको बहुत यूजफुल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की साइटेशंस और केस लॉज, और जो भी केस में कहीं आपको क्वेरी होगी तो वो उसमें आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे हमारे लर्नेड लॉयर्स जुड़े हुए हैं। सर भी हैं और उसमें मैं खुद भी ऐड हूँ। तो आप लोग उसमें प्लीज ऐड हो और सर के इस मुहिम का, इस कैंपेन का पार्ट बन सकते हैं आप। तो थैंक यू सो मच सर, आज की कन्वर्सेशन के लिए, आप टाइम देने के लिए। धन्यवाद और विवेक मैं जी। आपको बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ, और हमारे दर्शकों को भी थैंक यू कहता हूँ जिन लोगों ने इस पूरे इंटरव्यू को सुना। थैंक यू सो मच, नमस्कार।